ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक लिखो मोमेंटम। नेक्स्ट टॉपिक लिखो मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है देखो, लिखो इसमें अमाउंट ऑफ मोशन contained by any body is called as momentum. Amount of motion contained by any body is called as momentum. ठीक है, अब अमाउंट ऑफ मोशन क्या होता है, किसी भी बॉडी के पास कितना अमाउंट ऑफ मोशन है उसकी क्वांटिटी को या उसके अमाउंट को, मोशन के अमाउंट को मोमेंटम बोला जाता है। जैसे अगर कोई पार्टिकल रेस्ट करे तो उसके पास अमाउंट ऑफ मोशन 0 हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0। तो इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट देन इट्स मोमेंटम इज 0। समझ में आया है ना? तो अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर, यस सर, यस सर। 1 सेकेंड। सो वो मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे? अमाउंट ऑफ मोशन पे डिपेंड करेगा मोमेंटम। जितनी ज्यादा वेलोसिटी से पार्टिकल चल रहा है उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ मोशन होगा, मतलब मोमेंटम भी उतना ही ज्यादा होगा। मोमेंटम मतलब बताता है कि पार्टिकल के पास कितना मोशन है। अब मान लो दो पार्टिकल है सेम मास के, दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं, मास भी सेम है, तो दोनों के पास मोमेंटम सेम है ना। मान लो एक की स्पीड बहुत ज्यादा है दूसरे के कंपेयर में, तो जिसकी स्पीड ज्यादा है उसके पास मोमेंटम ज्यादा होगा। समझ में आया क्या? सो मोमेंटम स्पीड पे भी डिपेंड करता है और दूसरी चीज मास पे भी। मान लो दो पार्टिकल है, दोनों की स्पीड सेम है बट एक बहुत हेवी है। समझ में आया? मान लो एलिफेंट है, एक तो एलिफेंट है ना, जिसका मास बहुत ज्यादा होता है। अब वो भी मान लो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और एक साइकिल भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो किसके पास ज्यादा मोमेंटम? एलिफेंट के पास या साइकिल के पास? एलिफेंट के पास ज्यादा मोमेंटम। समझ में आया? उसको रोकना ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एलिफेंट को। स्पीड दोनों की सेम है बट मोमेंटम किसके पास ज्यादा है? एलिफेंट के पास। तो मास पे भी डिपेंड करता है। समझ में आया? सो मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, है ना। मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। सो इसका फॉर्मूला लिख लो। मोमेंटम का सिंबल होता है P, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, मतलब वेक्टर क्वांटिटी वाले सारे फंडे मोमेंटम में लगेंगे। राइट में जा रहा है तो आई कैप मोमेंटम, आई कैप लग जाएगा डायरेक्शन, लेफ्ट में जा रहा है तो माइनस आई कैप लग जाएगा। समझ में आया? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन चेंज करोगे तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, ऑल्दो मैग्नीट्यूड चेंज हो ना हो। मान लो पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हुए, तो स्पीड सेम रहेगी बट वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा। समझ में आया क्या? यस सर, यस सर। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? मास की क्या होती? केजी। वेलोसिटी की क्या होती? मीटर पर सेकंड। समझ में आया? और सीजीएस यूनिट क्या होगी? सीजीएस यूनिट मास की क्या होती? ग्राम। और वेलोसिटी की क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ में आया? ठीक है। यस सर। सो कुल मिला के अगर आपको मोमेंटम चेंज करना है किसी भी बॉडी का, है ना, तो बॉडी का मास तो जनरली कांस्टेंट रहता है, तो उसकी वेलोसिटी को चेंज करना होगा। किसको चेंज करना होगा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को आपको चेंज करना है तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अब मुझे बताओ, वेलोसिटी अपने आप चेंज होती है या कोई फोर्स लगाने से ही चेंज होती है? फर्स्ट लॉ में पढ़ा था ना हमने, वेलोसिटी अपने आप चेंज हो जाती है क्या? सर फोर्स। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है अनबैलेंस, तब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। समझ में आया? बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। हाँ यस सर, यस सर, तो इसका मतलब है कि मोमेंटम भी तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है। समझ में आया क्या? यस सर, समझ में आया? यस सर। है ना। सो मोमेंटम को चेंज करना है तो अल्टीमेटली आपको एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि मोमेंटम चेंज होता है वेलोसिटी से, वेलोसिटी चेंज होती है फोर्स से। समझ में आया क्या?
Yes, sir. Yes, sir. तो वेलोसिटी को बढ़ाना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है, मतलब मोमेंटम को बढ़ाना है तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा, मोमेंटम को कम करना है तो भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आया? सो मोमेंटम को चेंज करना है तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा। तो यहीं से हम न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ जा रहे हैं। न्यूटन सेकंड लॉ यही बोलता है मोमेंटम को चेंज करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। समझ में आया? तो न्यूटन सेकंड लॉ ये बोलता है कि जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे उतनी जल्दी जल्दी मोमेंटम चेंज होगा। बोलो ये बात समझ में आई क्या? क्यों yes, जल्दी जल्दी sir. चेंज होगा? Yes, sir. जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी जल्दी उतनी ज्यादा रेट से वेलोसिटी चेंज होगी। समझ में आया? Yes, तो sir. उतनी ही Yes, ज्यादा sir. रेट से मोमेंटम भी चेंज होगा। समझ में आया? सो ये सेकंड लॉ है, बहुत Yes. सिंपल। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब मोमेंटम के चेंज होने की रेट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब हम किसको चेंज कर रहे हैं फोर्स लगा के? मोमेंटम को। तो उसके चेंज होने की रेट की बात करता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। किसके चेंज होने की रेट की बात करता है? मोमेंटम के चेंज होने की रेट। अब मोमेंटम के चेंज होने की रेट किस पे डिपेंड करती है? जो मोमेंटम को चेंज कर सकता है, फोर्स पे। समझ में आया? Force. आया समझ में? सो द रेट Yes, ऑफ sir. चेंज ऑफ मोमेंटम is equal to the external unbalanced force applied on the system। जिसके मोमेंटम की हम बात करें। समझ में आया क्या? जो ऑब्जेक्ट है या सिस्टम है उसके मोमेंटम के चेंज होने की रेट किसके इक्वल होती है? फोर्स के। किस पे डिपेंड करती है? फोर्स के। समझ में आया? हाँ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो लिखो न्यूटन सेकंड लॉ। हमने देखो थर्ड पढ़ लिया था, फिर हमने फर्स्ट पढ़ लिया था। फर्स्ट पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए थे इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स वाले। अब हम सेकंड लॉ पढ़ेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? सो सेकंड लॉ लिखो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये लॉ क्या बोलता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ऑफ ए बॉडी और सिस्टम is directly proportional to the external unbalanced force applied on the body or system। तो ये क्या बोलता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है किसी भी बॉडी पर वो इक्वल होता है। एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है ये, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। F इज इक्वल टू होता है dp by dt। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. है ना? ये फॉर्मूला मैंने शायद आपको मैथमेटिकल टूल्स में भी समझाया था कि फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब ये जो, इसको उल्टा बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स पर डिपेंड करती है। तो उसी को मैंने इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा? मतलब जितना जल्दी जल्दी मोमेंटम चेंज हो रहा होगा डीपी बाई डी टी जितना ज्यादा होगा उतना ही फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि इस फोर्स की वजह से ही तो हो रहा है। व्हाट इज डीपी बाई डी टी? जब भी हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं ना। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. किसके निकाल रहे हैं? मोमेंटम की। तो क्या लिखेंगे? डीपी बाई डी टी। वो किसके इक्वल होगा? फोर्स के, है ना? अभी आपने मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा mv, तो यहाँ पे लिखो d बाई डी टी ऑफ p की जगह लिखो mv। समझ में आया? m तो कांस्टेंट होता है, तो m तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा? वेलोसिटी का। m तो बाहर आ जाएगा। समझ में आया? हाँ? Yes, अरे sir. m तो Yes, बाहर आ sir. गया ना, तो क्या बचा? dv बाई डी टी। dv बाई डी टी क्या होता है बताओ? Acceleration. Acceleration. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आया जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आया क्या? दोनों फॉर्मूला आपको अप्लाई करने आने चाहिए। ये वाला भी, इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मोमेंटम गिवन है आपको, तो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो फोर्स आ जाएगा। किसी पार्टिकल का मोमेंटम
आपको गिवन है, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? फोर्स मोमेंटम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी गिवन है। आपसे पूछा फोर्स बताओ एट एनी टाइम टी, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। समझ में आया? डीपी बाई डी टी आएगा Yes, ना। sir. या फिर आपसे स्लोप ऑफ पीटी करो, क्या देगा? फोर्स देगा। Force. ये स्लोप है ना, डीपी बाई डी टी क्या है? स्लोप है किसी कर्व का। किस कर्व का स्लोप है? डीपी बाई डी टी का। या तो ग्राफ दे दिया जाएगा आपको, पी वर्सेस मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ हो, किसी भी इंस्टेंट पर आपसे फोर्स पूछा जाएगा तो उस ग्राफ का स्लोप होगा वो। समझ में आया? आया समझ में? या फिर आपको दो Yes, sir. पार्टिकल दो पार्टिकल के मोमेंटम का ग्राफ दिया जाएगा, पूछा जाएगा किस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो आप स्लोप देख के बता दोगे। ये सब बेसिक कंसेप्ट है, हर बार जरूरी नहीं है मैं आपको बताऊं सही, ये आपको आना चाहिए, हर जगह सेम लगेंगे। समझ में आया क्या? स्लोप देख Yes, के बता sir. सकते हो कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका फोर्स ज्यादा लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। ये एफ क्या है? ये नेट फोर्स है। मान लो बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, F1 F2 F3 F4 और F5, उन सब का सम है ये, रिजल्टेंट है ये। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये नेट रिजल्टेंट ही 0 हो जाए तो मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, मोमेंटम चेंज ही नहीं होगा फिर तो। समझ में आया क्या? आया समझ में? Yes, sir. हाँ। सो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? ग्राफ वाला बन सकता है, स्लोप निकाल के पता लग जाता है, या फिर डिफरेंशिएशन करके फोर्स निकल सकता है। समझ में आया? Yes, sir. है ना? Yes, एक sir. और चीज, एक इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, वो तो हम करेंगे इसी। इस पर ग्राफ वाले तो मैंने आपको करना बता दिया ना, कैसे करते हैं स्लोप वगैरह, इस पर हम करेंगे। ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए, है ना? एक और चीज, उसी फॉर्मूले को मैं पहले इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। अभी फॉर्मूला क्या आया था ये वाला, इसको पूरा कर लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं इस पे? dt को उधर ले जाओ, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, याद है? रेक्टिलिनियर मोशन में बहुत बार कर चुके हैं ना। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो। इधर टाइम की लिमिट लगेगी 0, t इक्वल टू 0 से मान लो t टाइम तक। इधर मोमेंटम की लिमिट लगेगी मान लो p इनिशियल से p फाइनल। मोमेंटम चेंज हो रहा है ना, क्योंकि फोर्स लग रहा है, तो पहले इनिशियल मोमेंटम था, अब फाइनल हो गया। समझ में आया? तो dp का इंटीग्रेशन Yes, क्या होगा? sir. p, लिमिट लगाओगे p इनिशियल से p फाइनल। ठीक है, इधर क्या लिखोगे? 0 से t इंटीग्रेशन f dt। फोर्स आपको टाइम का फंक्शन गिवन होगा, उसका इंटीग्रेशन करना में आता है। समझ में आया? या लिमिट लगाओगे तो यहाँ क्या आएगा? p फाइनल माइनस p इनिशियल आएगा, इज इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन f dt फ्रॉम 0 टू t या t1 टू t2, जो भी क्वेश्चन में गिवन है सिनेरियो, उसके हिसाब से लिमिट लगाएंगे। p फाइनल माइनस p इनिशियल, जब भी हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? चेंज। फिर किसका चेंज है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। इसको बोलेंगे डेल्टा p इज इक्वल टू f dt फ्रॉम 0 टू t। और जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं उसका एक और मीनिंग होता है, याद है? क्या मीनिंग होता है उसका? Area under curve. Area. हाँ, तो आपसे अगर एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर आपको फोर्स टाइम ग्राफ दिया है, उसका एरिया अंडर कर्व निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको? मुझे बताओ। Change in momentum. चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम नहीं मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम मिलेगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो आपसे अगर फाइनल मोमेंटम पूछा जाए तो इनिशियल अगर आपको पता है तो यहाँ पुट कर दो तो फाइनल मिल जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. और Yes, जनरली sir. मान लो क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 हो जाएगा। समझ में आया? Yes, तो फिर sir. आपको फाइनल Yes, मिल sir. जाएगा, एरिया निकाल के क्या मिल जाएगा? फाइनल। समझ में आया? ठीक है। अभी रुको, एक साथ लिखना है इसकी यूनिट। अब यूनिट की बात करते हैं। मैंने आपको पहले डायरेक्ट बताया था न्यूटन होता है, वो कैसा आया वो देखते हैं। ऐसा यूनिट बताओ मुझे क्या होगी फोर्स की? मास की क्या होती है? केजी। एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको बोलते हैं न्यूटन। आप पूरा भी लिख लेना, जगह नहीं है मेरे पास। इसको क्या बोलते हैं? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही शॉर्ट में बोलते हैं न्यूटन। व्हाट इज 1 न्यूटन? 1 न्यूटन इज 1 केजी इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ। सीजीएस यूनिट ग्राम इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? इसको बोलेंगे डाइन, Time. है ना?
अब ध्यान से इधर इधर एक सेकंड में, इधर क्या है, सेकंड इंटू सेकंड है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सेकंड स्क्वायर को सेकंड इंटू सेकंड, है ना। Yes, sir. इसमें से एक सेकंड में इधर ले जाऊं तो ये न्यूटन इंटू सेकंड बन जाएगा, उधर एक सेकंड बचेगा। केजी मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट थी? मोमेंटम की थी ना। मोमेंटम। क्या इसकी मैं यूनिट अगर आपको न्यूटन इंटू सेकंड दिख जाए तो समझ जाओगे कि मोमेंटम है? Yes, sir. केजी मीटर Yes, पर sir. सेकंड इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड होता है। चाहो तो ऐसे भी देख लो, न्यूटन क्या होता है, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू सेकंड करोगे, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो केजी मीटर पर सेकंड ही आएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. वैसे ये क्या होगा, ये होगा डाइन इंटू सेकंड, क्योंकि मोमेंटम की यूनिट कभी आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगी, कभी ये गिवन होगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आया क्या? दोनों एक ही चीज है। आया समझ में? तो यहाँ तो मैं Yes, वही लिख sir. देता हूँ, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको बोलेंगे न्यूटन। अब रिलेशन भी पूछा जाता है हमसे, तो 1 न्यूटन कैसे होता है ये भी निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल है, 1 न्यूटन होता है 1 केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को 1 न्यूटन बोलते हैं। अब डाइन में कन्वर्ट करना है तो एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो किलोग्राम को किस में करना पड़ेगा? सीजीएस में क्या होता है, ग्राम। तो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। Yes, और sir. 1 मीटर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर 100 अपॉन सेकंड। सेंटीमीटर। तो सेकंड ही होती है सीजीएस में यूनिट। तो ये कितना हुआ, कितनी जीरो लग गई, 10 पावर 5। 10⁵ क्या बचा, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इसको डाइन बोलते हैं। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना हुआ, 10 पावर 5 डाइन। हाँ ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और यूनिट याद रखनी है, रुक जाओ अभी एक साथ लिखना, मैं टाइम दे दूंगा। ग्रेविटेशनल यूनिट, ये सब चीजें जो आपको अभी के अभी माइंड में फिट करनी है, साथ साथ लिखते जाओगे तो कुछ भी याद नहीं होगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स ये होती है केजीएफ। क्या होती है, केजीएफ, या फिर किलोग्राम वेट, केजीडब्ल्यूटी, दोनों एक ही चीज है। किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट दोनों एक ही चीज है। इसका मीनिंग होता है, मान लो एक कोई बॉडी है 1 किलोग्राम की, उसको अर्थ कितना फोर्स लगाती है, कितना वेट लगाती है, कितना अट्रैक्ट करती है, कितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है 1 किलोग्राम की बॉडी को? 10 मीटर पर सेकंड। अरे फोर्स की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है क्या? न्यूटन। न्यूटन। तो कितना, 10 न्यूटन से कैसे निकाला आपने, m इंटू जी करते हैं ना, 1 इंटू जी को आपने 10 ले लिया, अभी के लिए 9.8 एग्जैक्ट बात करते हैं, 9.8 न्यूटन लगाती है ना। इसी को 1 Yes. kgf बोलते हैं, इसी को 1 kgf बोलते हैं। समझ में आया क्या? 1 किलोग्राम बॉडी को अर्थ जितना फोर्स लगाती है वो होता है 1 kgf। और हमें ऐसे तो पता ही है कितना होता है, 9.8 न्यूटन। समझ में आया क्या कन्वर्जन? मैंने पूछा Yes, sir. 10 किलोग्राम की बॉडी का वेट कितना होगा, तो आप बोल दोगे 10 kgf। समझ में आया? और अगर न्यूटन में करना है तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, 98 न्यूटन। आया समझ में? जैसे हमसे कोई पूछता है आपका वेट कितना है, तो आप किलोग्राम में बोलते हो, किस में बोलते हो? किलोग्राम। तो वो वेट की यूनिट किलोग्राम होती है क्या? हाँ, तो एक्चुअल में No, sir. केजीएफ होता है। जैसे मान लो आपका मास है 65 केजी, जैसे मेरा मास है 65 केजी, तो मेरा वेट होगा, मास 65 केजी होगा, वेट होगा 65 केजीएफ। समझ में आया? Yes, sir. Okay, sir. आया समझ में? केजीएफ का मीनिंग क्या होता है? हाँ, तो न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मास में करते, जो मास है उतना ही तो केजीएफ वेट होता है। समझ में आया? हाँ, यस सर। जितना मास है उतना ही केजीएफ में वेट होता है, या उतना ही केजीएफ का उस पर फोर्स लगता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे मैं एक बॉडी पर 10 केजीएफ का वेट लगा रहा हूँ, कितने का, 10 केजीएफ का फोर्स लगा रहा हूँ,
समझ में आया क्या? हाँ, एक बॉडी पर Yes, मैं sir. कितना फोर्स लगा रहा हूँ 10 kgf का, तो इसका मीनिंग ये है कि या तो मैं 10 kgf का फोर्स खुद से लगा लूं या फिर उसकी जगह एक 10 kg का एक ऑब्जेक्ट उस पर हैंग कर दूं, वो भी उतना ही फोर्स लगाएगा। समझ में आया क्या? हाँ, समझ में sir. kgf क्या होता है? Yes, sir. Yes, तो sir. जब भी kgf, जैसे बॉडी आपको गिवन है फोर्स kgf में, तो आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो 9.8 से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आया? Yes, sir. अब बोलो कहाँ से लिखना है? Yes, sir. यहीं से लिखना है ना, इस पेज से? Yes, sir. Yes. लिखो, बिल्कुल सिंपल से शुरू करेंगे, ठीक है? एक ब्लॉक है, मान लो 5 kg का है, इस पर लग रहा है फोर्स 10 न्यूटन का, ठीक है? हमसे पूछा फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल ऑन द ब्लॉक, जल्दी से निकाल लो। आगे आंसर कितना आया? सर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड आएगा। 2. एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स अपॉन मास होगा। फोर्स लग रहा है राइट में कितना? 10। एक्सटर्नल Yes, फोर्स sir. एक ही लग रहा है, नेट फोर्स 10 है। ये हमेशा नेट फोर्स लिखते हैं, अगर 2-3 लग रहे हैं तो सबका नेट निकालना पड़ेगा आपको। समझ में आया? 10/5 कितना आया? यस सर। 2 मीटर पर सेकंड। इसको ये यूनिट कैसा है देखो, फोर्स न्यूटन में, तो क्या लिखोगे आप इसको? पूरा एक इस क्वेश्चन में पूरा लिख के बता रहा हूँ मैं। न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन 5 kg, ऐसे लिखोगे ना, है ना? Yes, sir. तो अगर मान लो ये डाइन में गिवन होता तो फिर आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ता है इसको। समझ में आया क्या? कभी तो केजी से केजी Yes. कैंसिल होता है समझ में, क्योंकि डाइन में तो ग्राम आता है। समझ में आया? तो केजी से ग्राम कैंसिल कर दोगे क्या, गलत आंसर आ जाएगा, ठीक है? Yes, sir. 2 टाइम्स, तो आंसर कितना आया? और नॉर्मल कितना आएगा? नॉर्मल के लिए इसकी एफवीडी बनानी पड़ेगी। इसकी एफवीडी बनाओगे तो इधर 10 न्यूटन लग रहा है, कितने फोर्स लग रहे हैं? नीचे 50 लग रहा है और एक नॉर्मल ऊपर लग रहा है, ये एफवीडी इसकी। 3 ही तो फोर्स लग रहे हैं, इसके अलावा और कोई लग रहा है क्या? है ना? तो ये दोनों तो एक हाँ, दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि ब्लॉक तो राइट में जाएगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. देखो इसको कोई कैंसिल नहीं कर रहा है, इसलिए ब्लॉक राइट में जाएगा, बट इसको नॉर्मल ने कैंसिल कर दिया है, तो नॉर्मल कितना आया? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. नाउ ये 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है 37 डिग्री पर, 5 kg का ब्लॉक है। फिर से वही पूछा है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल। फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल। सही कर रहे हो? टोटल निकाल लो उसका, सही आंसर आया है। देखो इधर क्या करो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए एफबीडी बनाओ आपको, है ना? अब ये जो फोर्स लग रहा है ऐसे, इसका एक कंपोनेंट तो ऐसे आएगा और एक ऐसे आएगा। कंपोनेंट ले लो, इंक्लाइंड है ना ये, हमेशा जो भी इंक्लाइंड वेक्टर होता है Yes. उसके कंपोनेंट ले लो। तो क्योंकि ये 10 है और ये एंगल 37 है, तो ये तो आएगा 10 cos 37। अब तो कंपोनेंट में कोई दिक्कत होती है क्या? नहीं सर। तो 10 cos 37 कितना हुआ? 8। 8. तो ये फोर्स तो आ गया 8 और ये आएगा 10 sin 37 6। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या? मतलब ऐसे हाँ, फोर्स सर। लगा रहे हो ना,
एक तो ऐसे लग रहा है और एक ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। अब 5 kg का वेट है तो mg 50 नीचे लग रहा होगा और नॉर्मल ऊपर लग रहा है, मास से 5 kg। समझ में आया? अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा फोर्स इसको इधर लेके जाएगा? ये ब्लॉक किधर जाएगा? इधर ही जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. इनमें से कौन सा फोर्स ये इसको इधर लेके जाएगा, राइट में? ये एक ही लग रहा है राइट में। 8 न्यूटन। न्यूटन। एक्सेलरेशन यही प्रोड्यूस करेगा, 6 तो कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर नहीं सकता। समझ में आया? तो जिन बच्चों ने डायरेक्ट 10/5 किया है उनका गलत आंसर है, ऐसे नहीं करते। क्लास 9th भूल जाओ, अब से ऐसे करना है। समझ में आया क्या? कंपोनेंट निकालो जो एक्सेलरेशन लाएगा वो वाला फोर्स लेना है। समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। तो ये वाला फोर्स लाएगा ना एक्सेलरेशन, तो कितना एक्सेलरेशन आएगा? 8/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? हाँ सर। अब वर्टिकल डायरेक्शन में तो सारे फोर्स बैलेंस होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो ऊपर कौन सा लग रहा है? नॉर्मल। और नीचे कौन सा लग रहा है? 50 और 6। तो टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स 50 + 6। तो कितना आया नॉर्मल? 56 न्यूटन। नॉर्मल कैसे बढ़ गया? नॉर्मल हमेशा वेट के इक्वल नहीं होता है, mg के इक्वल नहीं होता है नॉर्मल कभी भी। समझ में आया? नॉर्मल क्यों बढ़ गया? अगर आप ऊपर से पुश करोगे तो नॉर्मल बढ़ जाएगा। जैसे मेरे सर पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है, या भी जो नॉर्मल लगा रहा है, अगर मैं इसको और दबा दूं तो नॉर्मल और ज्यादा लगाएगा ना? हाँ, लगाएगा हाँ नहीं सर। लगाएगा? यस ये जो फोर्स लग रहा है ये यही काम कर रहा है। ये एंगल पे लग रहा है ना, ऐसे एंगल पे लग रहा है तो थोड़ा दबा भी रहा है ये। समझ में आया क्या? उससे नॉर्मल बढ़ गया हाँ है। सर। जो पहले 50 था वो 56 हो गया है। समझ में आया? यस सर। यस सर। एक और क्वेश्चन करूं। इस पे दो तरफ से फोर्स लग रहे। सेम क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन सेकंड नॉर्मल। यस तो हम इसका कंपोनेंट लेंगे, ये आएगा और ये आएगा। इसका कंपोनेंट लेंगे, ये आएगा और ये आएगा। बोलो क्या क्या आएगा? ये आएगा 16, ये आएगा 12। कंपोनेंट में टाइम वेस्ट, अब से हम धीरे धीरे कंपोनेंट लेना, बेसिक चीजों पे धीरे धीरे टाइम कम लगाएंगे। मैं डायरेक्ट भी लिख दूंगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको मैं समझूंगा कि आपको आता है। समझ में आया क्या? हाँ, हाँ सर। 10 cos 45 ये 10 हो जाएगा और ये 10 sin 45 भी 10 हो जाएगा। √2 कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? नीचे 50 लग रहा है और ऊपर नॉर्मल लग रहा है। ये FBD है 5 kg की। बोलो FBD का मीनिंग समझ में आया और बनाना कैसे है वो समझ में आया? जितने भी फोर्स लग रहे हैं सारे दिखा दिए मैंने, एक्स और वाई एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। समझ में आया? यस सर। अब देखो हॉरिजॉन्टल में राइट में 16 लग रहा है और लेफ्ट में 10 लग रहा है, तो नेट कितना लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? नेट फोर्स 6 न्यूटन। 16 - 10 6 न्यूटन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा 6/5 का। समझ में आया? यस सर। इस तरफ आएगा राइट की तरफ, है ना? अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बता रहे हैं हम। 16 इधर लग रहा है, 10 इधर लग रहा है, तो 16 इसको आगे ले जा रहा है, 10 इसको रोक रहा है, तो 16 में से ये 10 माइनस हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस आया सर। समझ में? हाँ। उसके अलावा अब वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये और ये सब मिलके नेट 0 आना चाहिए। कब आएगा? जब नॉर्मल के इक्वल ये तीनों हो जाएंगे। समझ में आया? मतलब टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो 50 + 12 + 10 कितना आएगा? समझ में आया?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिखो। एक और बेसिक क्वेश्चन। ये एम मास का ब्लॉक है, इसको मैंने इस वेज पर रख दिया है, तो नीचे जाएगा। अभी किसी भी क्वेश्चन में फ्रिक्शन नहीं ले रहे हैं, फ्रिक्शन भी आएगा जब हम फ्रिक्शन पढ़ लेंगे। समझ में आया? सारी सरफेसेस स्मूथ है, फ्रिक्शन जीरो है। ठीक है, इन क्वेश्चंस में भी सब में फ्रिक्शन जीरो था। समझ में आया क्या? यस सर। तो इसमें भी हमसे पूछा है कि ये नीचे जाएगा तो कितने एक्सेलरेशन से जाएगा और नॉर्मल। फर्स्ट पूछा एक्सेलरेशन, सेकंड पूछा है नॉर्मल। एफवीडी बनाओ, दोनों चीजें पाओ, दोनों मिलेगा आपको एफवीडी बना के। एम मास के ब्लॉक की एफवीडी बनाओ, नेट फोर्स सारे दिखाओ इस पे। इस एम मास के ब्लॉक की अगर मैं आपको एफवीडी बनाऊं, ठीक है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो एक तो एम जी लग रहा है, इसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है ना, एम जी लग रहा है। समझ में आया? ठीक है, ये एम जी ऐसे लग रहा है ना इस पे नीचे की तरफ, Yes, sir. ऐसे लग रहा है एम जी, है ना, इस डायरेक्शन में। ये एंगल 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा? अच्छे से बनाता हूँ। ये एम जी ऐसे लग रहा है, ये एंगल 90 होगा कि नहीं होगा? है ना? Yes, sir. ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। Yes, sir. ये देखो, तीनों का सम, इन इसका इसका और इसका तीनों का मिला के 180 होता है, तो ये 90 है ना? तो 180 में से 90 गया तो 90 बचा, फिर 90 में से थीटा गया तो क्या बचा? 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। समझ में आया? तो इस वेज के परपेंडिकुलर ये एंगल कितना होगा? थीटा। होगा कि नहीं होगा? Yes, समझ sir. में आया? तो यही एंगल मुझे, ये थीटा मिल गया, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर वाला एंगल मुझे क्या मिल गया? थीटा। तो एम जी का कंपोनेंट एक तो इसके अलोंग ले लो, क्योंकि मुझे नॉर्मल निकालना है तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चाहिए। ये कितना आएगा बताओ? एम जी कोस थीटा आएगा कि नहीं आएगा? और एक ये ले Yes, लो, sir. ये कितना आएगा? एम जी साइन थीटा। समझ में आया क्या? हाँ, आया समझ में? तो मुझे बताओ, इस ब्लॉक को नीचे कौन लेके जा रहा है? एम जी कोस थीटा या mg एम जी sin साइन? थीटा। हाँ, एम जी तो ऐसे लग रहा है, तो एम जी का एक कंपोनेंट ऐसे आएगा और एक ऐसे नीचे आएगा, तो वो कंपोनेंट इसको नीचे लेके जा रहा है। समझ में आया? ये वाला फोर्स आया समझ में? तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। तो इस तरफ एक्सेलरेशन आएगा ना, नीचे की तरफ इसमें एक्सेलरेशन आएगा, इधर आया समझ में? कितना आएगा? फोर्स कितना है? एम जी साइन थीटा अपॉन मास सर कितना है? g एम sin एम। थीटा। तो एक्सेलरेशन आएगा जी साइन थीटा। इधर नीचे जी साइन थीटा के, याद रखो, ये याद ही हो जाना चाहिए। किसी इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, उस पे ब्लॉक को रख दो आप, तो फ्रीली जी साइन थीटा से नीचे जाता है। समझ में आया? कितने से नीचे जाता है? जैसे मान लो जी थीटा 90 डिग्री हो जाए, थीटा 90 डिग्री हो जाए तो एक्सेलरेशन हो जाएगा जी साइन 90, मतलब जी। थीटा 90 डिग्री मतलब फ्री फॉल करेगा ना फिर तो। समझ में आया? जी से। हाँ, यस सर। और अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए तो साइन 0 0 होता है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0।
फिर तो ग्राउंड पे रखा हुआ है, फिर तो चलेगा ही नहीं ना। समझ में आया क्या? थीटा 0 डिग्री मतलब। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा इसका। आया समझ में? है ना? हाँ। अब इसके हाँ, ये सर। वाले कंपोनेंट, इस कंपोनेंट से ये इस सरफेस को पुश कर रहा है, वेज को ऐसे दबा रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट ही तो नॉर्मल ला रहा है इसमें, ला रहा है कि नहीं ला रहा है? कॉन्टेक्ट फोर्स ये कितना लगा रहा है वेज पर कॉन्टेक्ट फोर्स? mg cos थीटा। तो वेज भी तो इस पे लगाएगा ऐसे नॉर्मल, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्लॉक ऐसे और ऐसे तो जा ही नहीं सकता, वो तो ऐसे ही जा सकता है बस। समझ में आया? तो नॉर्मल हाँ, किसके सर। इक्वल होगा? mg cos थीटा के। तो नॉर्मल का आंसर भी आ गया और एक्सेलरेशन का, ये याद ही रखना है आपको। mg के दो फोर्स लगते हैं, एक तो लगता है mg sin थीटा और एक लगता है mg cos थीटा। mg cos थीटा तो नॉर्मल क्रिएट करता है और mg sin थीटा एक्सेलरेशन लाता है। समझ में आया? इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। ठीक है, लिखो। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। हमसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन सेकंड नॉर्मल बिटवीन ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? नॉर्मल। तो आपको सिस्टम का एक्सेलरेशन बताना है और ब्लॉक्स के बीच का नॉर्मल बताना है। बताओ। देखो, इस फोर्स की वजह से तीनों चलेंगे, है ना? तो एक्सेलरेशन क्या होता है? यस सर। नेट फोर्स अपॉन मास भी अगर पूरे सिस्टम का लेंगे, इस बार पूरा सिस्टम चल रहा है ना, तो टोटल मास लेंगे, सिर्फ एक का थोड़ा ना लेंगे। सिस्टम में जो जो पार्टिसिपेट कर रहा है साथ में चलने के लिए उसका लेंगे। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ। तो टोटल फोर्स कितना है? 20 अपॉन टोटल मास कितना है? 10। तो एक्सेलरेशन कितना आया? 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? तो ये वाला ब्लॉक भी 2 से चल रहा है, ये भी 2 से, ये भी सब साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि ये 2 से चलेगा तो इसके आगे वाले को भी उतने से चलाएगा और ये इसके आगे वाले को भी उतने से चलाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. आया समझ में? हाँ। अब इनके बीच में हमें नॉर्मल निकालना है यहाँ पर दोनों जगह। तो इसके लिए जैसे मान लो 5 kg की एफबीडी बनाओ। किसकी? 5 kg की अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो ये 5 kg। इसका एक्सेलरेशन कितना है? इस तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जितना 3 का है उतना। अब एक एक करके सिस्टम के जितने भी पार्टिकल सबकी अलग अलग एफबीडी बनाओ। तो इसको, इसमें ये एक्सेलरेशन कौन ला रहा है? इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा इधर से। हाँ, ये 3 ला रहा है। तो 3 5 पे कौन सा फोर्स लगा रहा है? n नॉर्मल। समझ में आया? इसको मैं n1 बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? n1। इसके अलावा बताओ और कोई फोर्स लग रहा है क्या? ये वाला लग रहा होगा एक 50 और ये उसका। हाँ सर। अब बार बार इनको दिखाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाते हैं ना ये दोनों। तो है सोच में? तो इनको Yes, बार sir. बार दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ। राइट की तरफ एक्स के एक्स अलोंग एक्स एक्सिस सिर्फ यही लग रहा है, इसके अलावा और कोई फोर्स लग रहा है कि 5 kg पर? ये 20 वाला तो 2 kg पे लग रहा है। समझ में आया? हाँ सर। Yes. तो क्या लिखेंगे हम? n1 इज इक्वल टू 5 मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे हम।
F इज इक्वल टू क्या होता है, नेट फोर्स ऑन एनी सिस्टम इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ये होता है। तो नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है, N1, मास कितना है 5, A कितना है 2, तो कितना आएगा 10 न्यूटन। 10 तो 3 kg और 2 kg के बीच में नॉर्मल कितना आ गया, 10 Newton. हाँ। अब 3 kg की एफवीडी बनाओ, 3 kg की एफवीडी बनाओगे तो जो 3 kg 5 kg पर नॉर्मल लगा रहा था वही उतना ही नॉर्मल 5 kg 3 kg पर लगाएगा इधर N1। यस सर, एक्शन रिएक्शन है दोनों, कितना है N1 10, एक 2 kg 3 kg पर इधर लगाएगा N2। यस सर, समझ में आया। 3 kg किधर जा रहा हाँ, है, सर। राइट में जा रहा है ना, एक्सेलरेशन इसका राइट में। तो मुझे बताओ N2 बड़ा है या yes, N1 sir, बड़ा 2 है, meter per second सर। N2. N2. N2 बड़ा है। तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स क्या है, N2 माइनस N1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये लिखेंगे ना। नेट फोर्स निकालना पड़ता है हमेशा, यस सर, इस पे 2 लग रहे हैं तो दोनों का नेट निकालना पड़ेगा, एक लेफ्ट में लग रहा है इसलिए वो माइनस हो जाएगा। समझ में आया। तो N2 माइनस N1 कितना है 10 इज इक्वल टू मास कितना है 3 इंटू 2, N2 कितना हो जाएगा 16 न्यूटन। समझ में आया, आ गया ना N1 N2। यस सर, हाँ, आप N2 चाहे तो 2 kg की बॉडी एफवीडी बना के भी निकाल सकते हो। N2 को 2 kg की एफवीडी बनाओ, ये भी बना देता हूँ 2 kg। तो 2 kg पर एक फोर्स तो ऐसे लग रहा है, ये बाहर से 20, इसी की वजह से तो सब चल रहे हैं। बाकी N1 N2 तो अंदर वाले तो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। समझ में आया क्या। यस सर, ये जो N1 ये वाला N1 ये वाला N1 और ये N2 और इस पे लगेगा N2, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, इंटरनल फोर्सेज हैं पूरे सिस्टम के लिए। समझ में आया। यस एक्सटर्नल सिर्फ Yes, ये yes, अकेला sir. है। तो 2 kg का 2 kg पर 20 इधर लग रहा है ये, और एक 3 kg इस पे नॉर्मल 2 kg पर लेफ्ट में लगाएगा क्योंकि 2 3 इसके और लेफ्ट 5 में, kg दोनों 3 kg रोकेगा ना उसको आगे जाने से, तो ऐसे नॉर्मल लगाएगा। यस सर, समझ में आया। और एक्सेलेरेशन इस तरफ है, तो बोलो 20 बड़ा या N2 बड़ा। 20. तो क्या लिखोगे 20 माइनस N2 इज इक्वल टू मास कितना है 2 इंटू 2, एक्सेलेरेशन भी 2 है, तो N2 इज इक्वल टू आ जाएगा 20 माइनस 4 मतलब 16 न्यूटन। समझ में आया क्या। Yes, sir. Yes, sir. तो किसी भी 2 की एफवीडी बनाने से आंसर आ जाएगा। ठीक है, सर, हाँ बोलो। सर वापस बता सकते हैं आपने N2 माइनस N1 क्यों लिया नेट। थर्ड वाले में ना 3 kg में, यस सर, यस सर, यस क्योंकि सर, 3 kg राइट में जा रहा है, तो राइट की तरफ कौन लग रहा है N2, ये लेफ्ट की तरफ लग रहा है, तो राइट में तभी जाएगा ना जब N2 बड़ा होगा। ओके सर, समझ में आया। यस सर, Sir, रिजल्टेंट नेट फोर्स राइट की तरफ होना चाहिए ना, तो राइट की तरफ N2 बड़ा, N2 है वो बड़ा होगा तभी तो राइट की तरफ आएगा नेट फोर्स रिजल्टेंट। यस समझ सर। में आया। बोलो यश। sir, हाँ, sir, हम लोगों ने सिर्फ 3 का निकाला, एफबीडी तो भी निकाल सकते हैं ना 5 और 2 का, सिर्फ 3 का निकालने से। सिर्फ 3 का निकालोगे तो दो वेरिएबल आ जाएंगे N2 और N1, और दोनों ही नहीं पता आपको, तो कैसे निकालोगे N2 और N1। N1 तो मैंने यहाँ से निकाल लिया था इसलिए यहाँ रख दिया था। समझ में आया। हाँ सर, अगर आप डायरेक्ट 3 kg का एफवीडी बनाते तो नहीं हो पाता क्वेश्चन सोल्व। हमेशा सबसे लास्ट वाले का बना दिया करो, ठीक है, क्योंकि उस पे एक ही वेरिएबल है, एक ही नॉर्मल लग रहा है। एक्सेलरेशन निकालो फिर लास्ट वाले का बना दो। समझ में आया। हाँ सर, लिख लो। ऐसे अगर हमें टेंशन निकालना है स्ट्रिंग्स से तो उसका इक्वेशन कर लेते हैं।
ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ब्लॉक्स, ठीक है। ये इधर फोर्स लग रहा है मान लो 45 न्यूटन का, तो तीनों चलेंगे साथ साथ, ये भी ये भी ये भी, है ना। तो मान लो इसमें टेंशन है T1 और इसमें है T2, तो हमसे पूछा है फाइंड T1 T2, फाइंड T1 T2, दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन बतानी है, सोल्व करो। चलो देखो, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेट फोर्स कितना है 45 अपन टोटल मास कितना है 45.20 20, मतलब कितना आएगा 5 से 9 टाइम्स, 5 से 4 टाइम्स, ठीक है। 9/4 मतलब 2.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया, समझ में आया। अब T1 T2 निकालना है, तो 7 kg सबसे लास्ट वाले की पहले एफबीडी बना, 7 kg की अगर हम एफबीडी बनाएंगे तो अच्छा, इसमें सबसे पहले टेंशन की डायरेक्शन दिखाते हैं। तो मैंने बताया था आपको, टेंशन हमेशा अंदर की तरफ लगती है ऐसे, है ना। यस सर ये T2, ये T2, ये T1, ये T1, समझ में आया सबको। डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन है क्या? हाँ नो नहीं है। सर। नो तो सर। 7 kg पर जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ T2 लग रहा है ऐसे, और कोई फोर्स लग रहा है क्या? और No. इसका एक्सेलेरेशन इधर आ रहा है, तो क्या लिखूंगा मैं, T2 इज इक्वल टू 7 इंटू मास इंटू एक्सेलेरेशन 2.25। समझ में आया, इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। न्यूटन आया समझ में। देन हाँ सर। अब 8 kg की बनाओ, 8 kg की, ठीक है। 8 kg पे 45 इधर लग रहा है और T1 इधर लग रहा है ना। स्ट्रिंग पीछे किसे की, बट ये इधर जा रहा है एक्सेलेरेशन, तो बताओ 45 बड़ा है या T1 बड़ा है? 45. 45 तो 45 माइनस T1 इज इक्वल टू 8 इंटू 2.25। समझ में आया? सर हाँ बोलो। Yes. सर जो 45 वाली 2.25 साइड है वहां पे एक टेंशन नहीं लगेगा कहाँ पर? सर? 8 kg से 45 की तरफ एक टेंशन नहीं लगेगा सर? वही तो लग रहा है, ये वही तो लग रहा है। दूसरे दूसरे वाली साइड दूसरे कौन सी साइड? स्ट्रिंग क्या करती है, तो खींचती है या धक्का मारती है? तो खींचती स्ट्रिंग क्या है, करती है? हाँ, खींचती है सर। तो यहाँ धक्का मारेगी क्या स्ट्रिंग? नो सर। तो फिर स्ट्रिंग खींचेगी ना इसको पीछे की तरफ, के मत जा इधर, 5 kg वाला रोक रहा है, यहीं रुक जा। समझ में आया क्या? मैं आगे वाले स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ उसके। आगे कौन सी स्ट्रिंग है, ये वाली? नहीं वही तो सर, मुझे स्ट्रिंग है लगा वो 1 2। हाँ सर हाँ सर। हाँ सर ठीक सर, है, मुझे वो लगा वो 45 न्यूटन वाला एरो वो स्ट्रिंग है सर, मुझे ऐसा लगा। स्ट्रिंग भी है तो भी हमने दिखा दिया ना इधर, और कौन सा? हाँ सर। स्ट्रिंग से पकड़ के खींच रहा है तो दिखा दिया ना, यहाँ पे दिया है ना इसमें तो यस सर। 45। समझ में यस आया? सर। यस स्ट्रिंग ही सर। होगी, कुछ भी हो सकता है, वो चेन भी हो सकती है, उसमें उसके थ्रू फोर्स लगा रहे हैं ना हम, तो वो तो दिखा दिया हमने ऑलरेडी। समझ ओके में आया? सर। तो इसको 9/4 लिख देते तो इससे T2 जल्दी आएगा सोल्व हो जाएगा। सर 27 तो ये न्यूटन 18 आया, तो T1 कितना हो जाएगा 27। समझ में आया? तो T1 T2 आ गया, यस सर आ गया समझ में। Yes. Sir. यस सर। यस सर। लिखो और एक और क्वेश्चन करो। थर्टी 32 न्यूटन का फोर्स लग रहा है,
ठीक है, हमसे पूछा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सारी सरफेसेस स्मूथ है, सारी सरफेसेस कैसी है? स्मूथ सरफेस, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। समझ में आया? तो हमसे इस सिस्टम का एक्सेलरेशन पूछा। सर 3.2 3.2 3.2 पक्का? हाँ सर, एंड हमसे ये भी पूछा है पक्का सर। फर्स्ट सेकंड फाइंड नॉर्मल बिटवीन 3 and 5 kg। तो जो 3.2 आंसर है वो गलत है, सोल्व करो दोबारा। फोर सबका 3.2 आ रहा है क्या? सर 4। 4 रहा है और सही है। देखो इधर, मैं इमेजिन करो यहाँ से आप इसको फोर्स लगा रहे हो, तो कौन कौन चलेगा मुझे बताओ। 3 kg पक्का चलेगा, है ना? यस Yes. 5 kg भी चलेगा 3 की वजह से, क्योंकि 3 इसको धक्का मारेगा इधर, बट 3 2 को मार पाएगा क्या? नहीं। नहीं सर। क्या 5 2 को फोर्स लगा सकता है? अगर 2 यहाँ रखा होता तो लगाता, बट अभी इसके ऊपर रखा हुआ है। अब बीच में एकदम स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन तो है नहीं। क्वेश्चन में गिवन है ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ, बोला था ना। तो यहाँ पर अगर फ्रिक्शन होता तो 5 kg भी 2 kg को अपने साथ साथ लेके चलता फ्रिक्शन की वजह से। समझ में आया क्या? हाँ, Yes. सो ये 2 Yes, kg तो sir. चलेगा ही नहीं, ये 2 kg तो यहीं रहेगा, इसका एक्सेलरेशन 0 रहेगा 2 kg का। यूं समझो 2 kg के नीचे से उसकी दुनिया खिसकेगी नीचे वाली, वो वहीं रहेगा बस। ये यहाँ पर ये ऐसे इसके नीचे से पास हो जाएंगे, और जैसे ये पास होगा तो 2 kg 3 kg पे गिर जाएगा। फिर जैसे 3 kg पास हो जाएगा उसके नीचे से 2 kg ग्राउंड पे गिर जाएगा वहीं के वहीं। समझ में आया क्या? Yes, sir. आया समझ में? यस सर। तो 20 एक्सेलरेशन आएगा कितना आएगा? नॉर्मल। 32 अपॉन टोटल मास। टोटल मास 10 लिखूं या 8 लिखूं? 8. 8 जो चल रहा है उसी का 8। लिखेंगे बस। ये फोर्स इन दोनों को ही तो चला रहा है। 2 kg को उसका 2 kg की वजह से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको। समझ में आया? यस सर। तो 32/8 कितना आंसर आएगा? 4 और नॉर्मल निकालने के लिए 3 kg या किसी की भी एफडी बना दो, 3 kg की बना दो। तो 32 इधर लग रहा है, एक नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा n। तो क्या लिखूंगा मैं? 32 बड़ा है ना क्योंकि इधर जा रहा है। 32 माइनस n इज इक्वल टू 3 into 4। तो 12 आया तो n कितना आएगा? 20। समझ में आया? सर मैंने 5 की एफवीडी बनाया, उससे डायरेक्ट आया। उससे भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर, उससे डायरेक्ट आ जाता है क्योंकि Yes, 5 sir. और 4 दोनों ही बचते हैं ना। 5 into 4 करोगे 20 आ जाएगा। 5 into 4 यस सर, उस डायरेक्ट पे तो एक ही लग रहा है ना नॉर्मल। यस सर। लिखो। समझ में आया? सो सारे हर तरह की पॉसिबिलिटी, मतलब फीलिंग आनी चाहिए तुम्हें कि कब क्या होता है। समझ में आया कैसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं? ठीक है, ऐसा नहीं डायरेक्ट नेट फोर्स निकाल के टोटल मास कर दिया आंसर आ गया, थोड़ा सोचना चाहिए। सो क्वेश्चन भी वैसे ही करवा रहा हूँ, ठीक है। यस सर। ये 5 kg का मास है, इस पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। ये 2 kg का मास है, इस पे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। ठीक है, ये लेंथ है 5 kg की लेंथ है 16 मीटर।
वो 2 kg की लेंथ नेग्लिजिबल है। 2 kg की लेंथ क्या है? नेग्लिजिबल है कंपेयर टू 5 kg। तो हमसे पूछा फाइंड टाइम आफ्टर विच 2 kg फॉल्स फ्रॉम 5 kg। कितने टाइम के बाद 2 kg 5 kg के ऊपर से नीचे गिर जाएगा? समझ में आया क्या? ट्राई करो। यस सर। यस देखो इधर, ये मान लो फर्स्ट है और ये मान लो सेकंड है, तो फर्स्ट का एक्सेलरेशन कितना आएगा? दोनों पर अलग अलग फोर्स लग रहा है, दोनों का मोशन अलग अलग होगा। दोनों साथ साथ चल रहे हैं क्या? सर 4 सेकेंड्स। दोनों साथ साथ नहीं चल रहे हैं ना, तो दोनों को अलग अलग सिस्टम ट्रीट करना है हमें। यस सर। सेम सिस्टम कब होते हैं? जब एक साथ चल रहे हो। तो फर्स्ट का एक्सेलरेशन कितना आएगा? 10/5 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सेकंड का कितना आएगा? 20/2 यस सर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? यस ठीक है। Yes. तो ये 2 से जा रहा है और ये कितने से जा रहा है? 10 से। तो 1 के रिस्पेक्ट में 2 कितने से जा रहा है? अगर मैं 1 के रिस्पेक्ट में देखूं तो 1 तो यहीं पर ही रहे, रुक जाएगा। 8 1 तो रेस्ट पर आ जाएगा। तो 1 के रिस्पेक्ट में 2 कितने से जा रहा है? 8 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया क्या? Yes, हाँ? sir. यस और इसको कितना चलना है? 16 मीटर। 1 के रिस्पेक्ट में कितना चलना है इसको? 1 तो वहीं के वहीं है। अब इसको 2 गिरने से पहले कितना चलना है 1 के रिस्पेक्ट में? 16 मीटर चलना है ना इसे। तो यस सर। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। रिलेटिव मोशन में लगा रहा हूँ मैं। s रिलेटिव कितना है? 16। u कितना है? 0, रेस से चलेगा, प्लस हाफ। a रिलेटिव कितना है? ये है 8। एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होगा 10 माइनस 8, सॉरी 10 माइनस 2, 8 होगा। समझ में आया? इंटू Yes. 8 इंटू टी स्क्वायर, ये 4 टाइम्स, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू आया 4, तो टी इज इक्वल टू आएगा 2 सेकेंड। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर।